गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं उससे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मैं आपको यहाँ पर न्यूज की क्लिप के जो सोर्सेज हैं, कहाँ से न्यूज उठाई गई है, कैसे क्वेश्चन बना है, जो भी उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट होता है वो भी वहीं पे हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन। वीडियो को एंड तक देखिएगा सो दैट आपको पता चले कि जो क्वालिटी है क्वेश्चंस की वो एग्जैक्टली क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, which article empowers the center to take all the necessary steps to protect the state against internal disturbances and external aggression? कहते जो संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो एक स्टेट को बचाने के लिए, एक स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, जैसे कोई स्टेट में सपोज कोई दंगे हो रहे हैं, या फिर कोई एक्सटर्नल अग्रेशन हो, जैसे कोई मान लो इंटरनेशनल वॉर है फॉर एग्जांपल, तो उस स्टेट को बचाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने हैं वो सेंटर लेता है। किस आर्टिकल के अंडर, कौन सा आर्टिकल सेंटर को पावर देता है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 352, ऑप्शन बी है आर्टिकल 355, ऑप्शन सी है आर्टिकल 356 एंड ऑप्शन डी है आर्टिकल 360। सो ये इस न्यूज का जो क्वेश्चन का सोर्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस फ्लड क्राइसिस हिट मणिपुर। अब इसमें बेसिकली हमें क्या देखना है, आप यहाँ पर देख सकते हो आर्टिकल 355 मेंशन किया हुआ है। ये जो न्यूज है द हिंदू से ली गई है। आर्टिकल 355 empowers the state to take all the necessary steps to protect the state against internal disturbance and external aggression। यहाँ पर भी मैंने बताया हुआ है आप इसको, जो इसकी एग्जैक्ट वर्डिंग है कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द यूनियन, जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी ड्यूटी है हर स्टेट को बचाना अगेंस्ट द एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, एंड इंश्योर करना कि जो गवर्नमेंट है उस स्टेट की वो संविधान की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वहां का जो राज्यकाल है वो वैसे चल सके। तो आर्टिकल 355 क्या है, वो इसीलिए है कि सेंटर ज्यादा अटेंशन दे स्टेट में अगर कोई भी डिस्टर्बेंस है। तो इसके रिगार्डिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने तो डिनाई किया है कि हमने 355 आर्टिकल इन्वोक नहीं किया। तो लेकिन आपको 355 आर्टिकल ध्यान रखना है, आप अपनी पॉलिटी की बुक्स में भी इसके बारे में पढ़ते होंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको बाकी ऑप्शंस के बारे में भी इसके, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 355। अगर हम बाकी आर्टिकल्स की या बाकी ऑप्शंस की बात करें वो क्या है, सबसे फर्स्ट है आर्टिकल 352, ये किसके रिलेटेड है, नेशनल इमरजेंसी के रिलेटेड। आर्टिकल 356 ये किसके रिलेटेड है, प्रेसिडेंट रूल के रिलेटेड। जो भी अगर स्टेट में कोई भी डिस्टर्बेंस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सेंटर को लगता है कि वहां की एडमिनिस्ट्रेशन अब हमें अपने हाथ में लेनी होगी, तो प्रेसिडेंट रूल वहां पर लगाया जाता है। बहुत ही ये इतनी कोई इजी नहीं होती चीजें, बहुत सारी चीजों को देखकर ये डिसीजन लिए जाते हैं। और आर्टिकल 360 होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के रिलेटेड। तो आई होप आपको ये जो इमरजेंसी वाला चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। स्टिल आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। द कार्बन टैक्स प्लान विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय, सो कौन से देश ने रिसेंटली बोला है कि हम प्रपोज किया है कार्बन टैक्स प्लान? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है यूरोपियन यूनियन, या फिर ईयू इसको बोलते हो आप इन शॉर्ट, ईयू, और ऑप्शन डी है यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस। तो ये आप देख सकते हो इस न्यूज का सोर्स, सेंटर लुक्स टू काउंटर ईयूज कार्बन टैक्स प्लान। सो इंडिया की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है कि हम अलग अलग ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं कार्बन, जो यूरोपियन यूनियन का डिसीजन है कार्बन टैक्स इंट्रोड्यूस करने का उसके लिए। क्योंकि जो एक्सपोर्टर्स है, छोटे लेवल के छोटे बिजनेसमैन जो एक्सपोर्ट करते हैं, अगर उनके प्रोडक्ट्स पे भी कार्बन टैक्स पे करना पड़ेगा तो उनको इस चीज से नुकसान हो सकता है, उनके जो प्रोडक्ट्स है लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। तो इसी वजह से ये डिस्कशन न्यूज में थी, ये इशू न्यूज में था। इसका ये जो डिस्कशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी एक चैलेंज की तरह वहां पे भी डिस्कस किया गया है। ईयू ने प्लान किया था एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, तो आपको ये टर्म भी ध्यान रखनी है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कौन सी कंट्री प्लान कर रही है, उसका आंसर भी ईयू है। इसके अंडर क्या है, उन्होंने बोला है कि हम ये टैक्स लगाएंगे जनवरी 2026 से। इससे क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट्स नॉन ग्रीन टेक्नोलॉजी से बने हैं उन पे ये प्रोडक्ट, ये टैक्स लगाया जाएगा।
और ये माना जा रहा है कि जो इंडियन मेटल एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स हैं, ईयू को हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो बहुत ज्यादा हिट होंगे इस डिसीजन से। तो कार्बन टैक्स है क्या? कार्बन टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो गवर्नमेंट एक फाइन की तरह आप बोल सकते हो, जैसे आप अगर स्कूल में या कॉलेज में कोई गलती करते हो आपको एक फाइन लगाया जाता है, वैसे ही आप समझ सकते हो कि अगर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन करता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरमेंट को हार्म हो रहा है, तो हर 1 टन ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए एक कार्बन टैक्स, एक प्राइस पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट सेट करेगी जो, तो उसको हम बोलते हैं कार्बन टैक्स। तो इसका आंसर है यूरोपियन यूनियन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपने मार्क करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। The next question is the first Indian Prime Minister to have become the guest of honor at Bastille Day Parade in Paris. सबसे पहले भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो गेस्ट ऑफ ऑनर बने थे बेस्टाइल डे परेड में, जो कि पेरिस में होती है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन बी है मनमोहन सिंह जी, ऑप्शन सी है अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऑप्शन डी है नरसिम्हा राव जी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इस न्यूज का सोर्स, इस न्यूज की क्लिप। सो रिसेंटली हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो बेस्टाइल डे परेड है पेरिस में, जो फ्रांस में होती है, उसके लिए इनविटेशन आया था, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ठीक है मैं वहां पर फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ वो इवेंट अटेंड करेंगे। ठीक है, ये जो इवेंट है ये कब होगा? 14 जुलाई को होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो स्पेशली मेंशन है कि ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि गेस्ट ऑफ ऑनर बनेंगे, किसके बाद? मनमोहन सिंह जी के बाद। तो पहले कौन थे? मनमोहन सिंह जी, जो कि 2009 में जिन्होंने इवेंट अटेंड किया था। तो आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और फ्रांस अपने जो पार्टनरशिप के 25 साल कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि 1998 में स्टार्ट हुए थे, तो उसको भी 25 साल हो गए हैं। तो आपको दोनों पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मनमोहन सिंह। और रिसेंटली अगर पूछा जाए तो कौन है? नरेंद्र मोदी जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली एफडीए अप्रूव्ड रेक्सवी वैक्सीन फॉर विच डिजीज? एफडीए ने एक रेक्सवी वैक्सीन अप्रूव किया है कौन सी बीमारी के लिए? ऑप्शन ए है मलेरिया के लिए, ऑप्शन बी है रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस के लिए, ऑप्शन सी है रेबीज के लिए, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पर आप इस न्यूज का सोर्स देख सकते हो, द हिंदू के साइंस जो उसका कैटेगरी का पेज होता है वहां से लिया गया है। यहाँ पर आप स्पेशली देख सकते हो एफडीए अप्रूव फर्स्ट वैक्सीन फॉर रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस। अब रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस क्या होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप आरएसवी भी बोलते हो? ये एक बहुत ही कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस है जो कि बहुत माइल्ड कोल्ड लाइक सिम्टम्स कॉज करता है। तो अभी के लिए आप इतना ही याद रखो, एफडीए ने ये वैक्सीन आरएक्सवी अप्रूव किया है, एक रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस है जिसको आरएसवी बोलते हैं। किसके लिए? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज को कम करने के लिए। बेसिकली ये 60 साल के ऊपर जो लोग हैं उनके लिए किया गया है, और ये ऐसा पहला आरएसवी वैक्सीन है जो कि वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में अप्रूव हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैन्युफैक्चर कौन करेगा? जीएसके नाम की कंपनी करेगी। इससे क्या है, माना जा रहा है कि जो कम रेस्पिरेटरी डिजीज होंगी आरएसवी वायरस से, इससे 60,000 से 1,20,000 हॉस्पिटलाइजेशन हम कम कर सकते हैं, और 6,000 से 10,000 डेथ भी एडल्ट्स में हम कम कर सकते हैं। तो ये जो वायरस है ये बहुत ज्यादातर जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको अफेक्ट करता है। तो ये सभी पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस। The next question is Artificial Intelligence Act is proposed by। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट किसने प्रपोज किया है? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है ईयू यूरोपियन यूनियन, एंड ऑप्शन डी है रशिया। सो ये आप देख सकते हो, इसकी मुझे क्लिप न्यूज़पेपर से मेरे से मिस हो गई वो, तभी मैंने यहाँ इससे नेट से निकाल कर आपको स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर लगाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये द हिंदू का सोर्स है। यहाँ पर मेंशन है मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट रीच्ड प्रिलिमिनरी डील दिस वीक ऑन अ न्यू ड्राफ्ट ऑफ यूरोपियन यूनियंस एम्बिशियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट। यहाँ पर भी आप देख सकते हो EU लॉ मेकर्स कॉल फॉर सबमिट टू कंट्रोल वेरी पावरफुल AI। तो बेसिकली समझते हैं क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हर जगह यूज हो रहा है, आपको पता है। हमारी जो आज लाइफ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हमारी लाइफ के बहुत सारे इवेंट्स उस पे
हम बेस्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रोबोटिक्स। तो जो यूरोपियन यूनियन है, इन्होंने बोला है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये काफी डेंजरस हो सकती है, बहुत पावरफुल है। इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक एक्ट इनेक्ट किया है, जो कि पहले अभी ड्राफ्ट स्टेज में है, प्रिलिमिनरी डील में है। तो इस वजह से ये न्यूज में था। आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है ईयू ने ऐसा एक्ट प्रपोज किया है। जब भी ये पास होता है, जो भी इस पे होगा, हम डिटेल में अपने करंट अफेयर्स में, वीकली करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं बहुत ब्रीफ में चीजें डिस्कस करती हूँ, क्योंकि अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाती है। जो वीकली करंट अफेयर्स होते हैं, हम सैटरडे को 8 बजे पोस्ट करते हैं। उसमें आपके एग्जाम के लिए इस न्यूज से, कोई भी न्यूज से जितनी ज्यादा डिटेल आपको चाहिए, हर चीज वहां पे कवर की जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमंड लीग हेल्ड इन दोहा रिसेंटली वन बाय। सो दोहा में रिसेंटली डायमंड लीग हुई है, वो किसने जीती है? ऑप्शन ए है पीटी उषा, ऑप्शन बी है पीवी सिंधु, ऑप्शन सी है नीरज चोपड़ा एंड ऑप्शन डी है पंकज अडवाणी। ये है इस न्यूज का सोर्स, ये हिंदुस्तान टाइम्स की क्लिप है। बहुत सारे न्यूज़पेपर में आती है ऐसी न्यूज, तो मैंने हिंदुस्तान टाइम्स की ये क्लिप लगाई है। यहाँ पर आप देख सकते हो किसने जीता है। इंडिया के जो ओलंपियन चैंपियन है, जेवलिन थ्रोअर भी है, क्या नाम है उनका? नीरज चोपड़ा। तो इन्होंने ये डायमंड लीग जीती है। इनका जो थ्रो था 88.67 मीटर, इतना ज्यादा इनका थ्रो गया था। खैर ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा याद करना। ओलंपियन चैंपियन नीरज चोपड़ा स्टार्ट्स सीजन विद दोहा डायमंड लीग विन, बीटिंग स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फ्रॉम चेक रिपब्लिक जेकब वुडलैक एंड ग्रेनेडाज एंडरसन पीटर्स। बस आपको क्या याद रखना है कि जो हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं, इन्होंने डायमंड लीग जीती है, जो कि कहां पर हुई है? कतर के दोहा में। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चन्नपटना टॉयज आर रिसेंटली न्यूज विच बिलोंग्स टू। जो चन्नपटना टॉयज हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये रिसेंटली न्यूज में थे। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है कर्नाटक एंड ऑप्शन डी है झारखंड। सो क्या होते हैं ये चन्नपटना टॉयज? ऐसे लकड़ी के, आप बहुत कॉमनली अगर आप फेयर वगैरह में या वैसे ही मार्केट में आप देखते होंगे, चन्नपटना टॉयज ऐसे लकड़ी के टॉयज होते हैं, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर जैसे एक छोटा टॉय बना हुआ, गाड़ी बनाई हुई है, यहाँ पर छोटे छोटे टेडी बियर टाइप्स बनाए हुए हैं, यहाँ पर कपल बनाया हुआ है। तो ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये चन्नपटना कर्नाटका से हैं, जिन्होंने रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट के डिसीजन को अपलॉड किया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये वाले टॉयज का जो इंपोर्ट है चाइना से, वो प्रोहिबिट कर दिया है, बैन कर दिया है। और उन्होंने जो टॉय मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया के, कर्नाटका के, उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट के इस डिसीजन से हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है बढ़ेगी, और गवर्नमेंट का थैंक यू किया है। तो आपको ध्यान रखना है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? कर्नाटका से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल लॉन्च इट्स ओन हीट इंडेक्स। कौन सा देश अपना खुद का एक हीट इंडेक्स लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है यूएसए एंड ऑप्शन डी है कनाडा। सो इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि इंडिया खुद का हीट इंडेक्स लॉन्च करेगा 2024 में। किस वजह से? जो इंडिया की आबादी है, या वैसे जो आबादी है, उसपे जो हीट का कितना इफेक्ट हो रहा है। आपको पता होगा हर साल जो हीट है बढ़ रही है, हर साल गर्मी बढ़ती है, जो टेम्परेचर है ग्लोब का वो बढ़ रहा है। हीट वेव्स आती हैं, अभी हीट वेव्स के रिगार्डिंग बहुत सारे अलर्ट्स भी आते रहते हैं न्यूज में, कि कहीं कभी कहीं स्कूल्स वगैरह बंद हो गए, स्पेसिफिक लोकेशंस पर इतनी हीट वेव से इतने लोग मर गए। तो ये काफी आपके आज के लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट, आप बोल सकते हो, डिस्कशन का टॉपिक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ए, इंडिया। और इंडिया में कौन ये सारा कुछ आप बोल सकते हो मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करता है? आईएमडी। तो आईएमडी की क्या फुल फॉर्म है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। The next question is which state inaugurated Center for Innovation, Incubation, Research and Entrepreneurship? कौन से राज्य ने सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन, रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनॉग्रेट किया है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी है कर्नाटका। सो यहाँ पर आप इसकी इनॉग्रेशन की पिक्चर्स देख सकते हो। सो तेलंगाना में सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन, रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CI2RE, इनॉग्रेट किया गया है किड्स वरंगल कैंपस में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है?
जो भी लेटेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंजेस हैं 21वीं सदी के, उसको फेस करना और उसके अकॉर्डिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज और अडॉप्ट करनी। तो क्या आंसर है इसका? ऑप्शन ए, दैट इज तेलंगाना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन। सो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मणिपुर एंड ऑप्शन डी है तेलंगाना। यहाँ पर आप इसका सोर्स भी देख सकते हो। वैसे तो अगर आप बोलो ऐसी न्यूज हमें देखनी चाहिए न्यूज़पेपर में या नहीं, ये कोई जरूरी नहीं होता हर चीज इंपॉर्टेंट हो, लेकिन ये क्यों पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो जिसकी एक फीमेल टाइगरेस की डेथ हुई है, ये ओनली फीमेल बिग कैट थी इस टाइगर रिजर्व में, अकेली ऐसी एक ही टाइगरेस थी इस वाले टाइगर रिजर्व में। प्रेग्नेंट थी, इसके 3 कब्स थे, 3 इसके बोल सकते हो कि बेबीज थे। डेथ हो गई है इसकी, तो ये कौन से उसमें थी? मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व में। इसी की वजह से न्यूज में था, काफी सारे क्वेश्चंस रेज हुए हैं कि वहां पर नहीं वाइल्ड लाइफ का ध्यान रखा जा रहा, जो भी इनको केयर चाहिए वो नहीं मिल रही। और एक और चीज कि यहाँ पर लोग जो वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट है उन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो इंफेक्शियस टाइगर्स हैं वो रणथंभौर से शिफ्ट किए गए हैं MHTR में, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो ये काफी कंट्रोवर्सी में है। तो ऑप्शन बी राजस्थान आंसर है, आपको ध्यान रखना है। मुकुंदर टाइगर हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? राजस्थान में। और रणथंभौर कहाँ पर है? ये भी राजस्थान में है। आई होप आपको ये क्वेश्चन से कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिली होगी। अपना जो आपका रिव्यूज है, फीडबैक है, प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, क्योंकि इससे थोड़ा हमें भी आइडिया होता है कि आपको आपका क्या फीडबैक है, आप क्या सोचते हो, कहाँ कहीं आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो हमसे, या कुछ और चीज अकोमोडेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का यूजर नेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर भी मैं रेगुलरली क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ। ये हमारे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स, आप हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।